जय हिंद दोस्तों। सी सेट की क्लास का आज तीसरा लेक्चर। हम इस 30 मिनट्स की रोज की सीरीज से आपको यह पूरी तरीके से आश्वस्त कर दें, मई में जब आप एग्जाम देंगे तो आपके चेहरे पर एक सुकून अवश्य होगा। हम कॉम्प्रहेंशन करेंगे, फिर सी सेट के रीजनिंग के पोर्शन पे आएंगे, फिर मैथ के पोर्शन में आएंगे। फरवरी की तरफ ये जो लेंथ है वीडियो की ये बढ़ जाएगी। अभी हम आधे घंटे रोज पढ़ेंगे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। रात 10 बजे एक और प्रीलिम्स का सेशन चलने वाला है। आज से ही सफलता सीरीज के अंतर्गत ही आप उसको भी देखिएगा। और भी चीजें आने वाली हैं, क्योंकि सफलता सीरीज लॉन्च हो चुकी है। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हमने इसमें जो पहले के लेक्चर्स में चीजें हैं वह देख ली थी। आपको उससे बहुत कुछ कॉन्फिडेंस मिल गया होगा कि हाँ, इतना टफ नहीं है जितना कहा जाता है। हमारे अंदर कंसिस्टेंसी की कमी होने की वजह से, चीजें पता ना होने की वजह से हमारा आंसर नहीं हो पाता है। नए हैं तो पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख कर आएंगे, तभी समझ में आएंगी चीजें, अन्यथा नहीं आएंगी। फिर मत कहिएगा एक वीडियो देखा, चल दिए और कहा कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, 1 महीने देखने के बाद आपको समझ में ना आए चीजें तो कहिएगा सर पल्ले नहीं पड़ी चीजें। जो 1 महीने कंसिस्टेंसी के साथ देख लेगा उसको समझ में आ जाएगा कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है यह सेगमेंट 8 बजे का। तो चलिए एक परिच्छेद को पढ़ते हैं और चीजें निकालते हैं। फिर मैं बताऊं, इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं होती है। एक ही टेक्निक है, आपको सही से पढ़ना है, समझना है, डेट्स इट। क्या चीजें हैं? सही से पढ़ना है, सही से उसे अंडरस्टैंडिंग यानी समझना है, बस। और कुछ नहीं। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर है। पढ़ते हैं। यह परम आवश्यक है कि हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाएं और इस तरह आगामी वर्षों और दशकों में होने वाले जलवायु परिवर्तन के कुछ बदतरीन प्रभावों से बचें। कोई बहुत बड़ी चीज लिख दी इसमें? नहीं, छोटी मोटी बात ही तो लिखी है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन घटाएं और जो प्रभाव होने वाले हैं उससे बच जाएं। कोई बड़ी बात तो लिखी नहीं। चलिए, उत्सर्जन कम करने के लिए ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग के हमारे तरीकों में एक बड़ा बदलाव अपेक्षित हो। उत्पादन और उपभोग जो ऊर्जा का है वही तो प्रभावित कर रहा है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को। जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता से हटना अति विलंबित है, किंतु दुर्भाग्य से प्रौद्योगिकी विकास धीमा और अपर्याप्त रहा है। मोटे तौर पर इसलिए कि तेल की अपेक्षाकृत निम्न कीमतों से जन्मी अदूरदर्शिता के कारण सरकारी नीतियां अनुसंधान और विकास में निवेश को प्रोत्साहन नहीं देती। यही तो लिखा है कि तेल जो पेट्रोल डीजल है इतना सस्ता है कि हम जा ही नहीं पा रहे दूसरी तरफ। कोई बड़ी बात लिखी है नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस। इसलिए अब राष्ट्रीय अनिवार्यता के रूप में बृहद पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को काम में लाने के अवसर का लाभ उठाना भारत जैसे देश के लिए अति आवश्यक है। यहाँ से क्वेश्चन बना होगा, मुझे पता है 100%। यह देश ऊर्जा के सौर, वायु और जैव मात्रा स्रोतों से अत्यधिक संपन्न है। दुर्भाग्य से जहां हम पीछे हैं वह है इन स्रोतों का काम में लाने के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान विकसित और सर्जित करने की हमारी क्षमता। क्या लाइन बोली है यहाँ पर? हमारे पास सौर ऊर्जा भी है, वायु ऊर्जा भी है, जैव मात्रा का भी बढ़िया सोर्स है। हमारे पास है नहीं तो क्या नहीं है? प्रौद्योगिकी। बस समझ में आ गया, आगे बढ़ो। जलवायु परिवर्तन पर अंतः सरकारी पैनल द्वारा निर्धारित रूप में ग्रीन हाउस गैसों को सख्ती से कम करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्षेप पथ स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दिखाता है कि ग्रीन हाउस गैसों के भूमंडलीय उत्सर्जनों का चरम बिंदु 2015 को पार न करें और उसके आगे तेजी से घटने लगे।
अब ये 2015 क्यों लिखा? क्योंकि 2014 का ये पेपर है। ठीक, ऐसे प्रक्षेप पथ के साथ संबद्ध लागत वस्तुतः मर्यादित है। इसकी राशि आईपीसीसी के आकलन में 2030 में विश्व जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होगी। जीडीपी की भी बात कर ली, ठीक है। दूसरे शब्दों में संपन्नता के जिस स्तर पर विश्व बिना उत्सर्जन में कमी लाए पहुंच सकता है, खराब से खराब हालत में कुछ मास या अधिक से अधिक 1 वर्ष चल जाएगी। मतलब जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं वहां बस कुछ मास या 1 वर्ष तक चल सकती है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। स्पष्टता यह जलवायु परिवर्तन से जुड़े बदतरीन खतरों से करोड़ों लोगों को बचाने के लिए चुकाई जाने वाली कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। जैसे पढ़ो यहाँ पे, दूसरे शब्दों में संपन्नता के जिस स्तर पर विश्व बिना उत्सर्जन में कमी लाए पहुंच सकता है, खराब से खराब भी हालत अगर देखें तो बस कुछ मास और वर्ष का ही अंतराल रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तथापि ऐसे किसी प्रयास के लिए जीवन शैलियों को भी उपयुक्त रूप से बदलना होगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना सिर्फ एक प्रौद्योगिकी उपाय भर नहीं है, इसके लिए स्पष्टता, जीवन शैलियों में बदलाव, देश की आर्थिक संरचना में रूपांतर अपेक्षित है, जिसके द्वारा उत्सर्जन को प्रभावी रूप से कम किया जाए, जैसे कि जीव प्रोटीन की काफी कम मात्राओं में उपभोग के माध्यम से। खाद्य एवं कृषि संगठन ने यह निर्धारित किया है कि पशुधन क्षेत्र से उत्सर्जन कुल उत्सर्जन का 18% होता है। इस स्रोत से हो रहे उत्सर्जन में कमी लाना पूरी तरह मनुष्यों के हाथ में है, जिन्होंने अपनी अधिक से अधिक जीव प्रोटीन के उपभोग की आहार आदतों के कारण पड़ने वाले प्रभाव पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया। वस्तुतः उत्सर्जन में कमी लाने के विशाल सह सुलभ है, जैसे अपेक्षाकृत कम वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी लाभ, उच्चतर ऊर्जा सुनिश्चित तथा अधिक रोजगार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना होगा। कुछ लोग सोचेंगे सर इतना स्लो क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको कि चीजें कैसे सही करनी है। मुझे करना होता तो मैं स्पीड में पढ़ता और आंसर लगा के आगे बढ़ता। आपको इतने स्लो पढ़ के धीरे धीरे सीखना है, अपने दिमाग में ये बिठाना है, परिच्छेद कठिन नहीं होते हैं। पहली बात, जिस दिन आपने ये बिठा लिया, धैर्य पूर्वक पढ़ लिया, अब कुछ लोग मैं पढ़ रहा हूँ उन्होंने स्किप कर दिया होगा, हमें पता 100%। तो अगर आपके अंदर धैर्यता नहीं है आप ये नहीं कर पाओगे, सीधी बात। धैर्य बहुत जरूरी है, एक एक लाइन को पढ़ना है, क्योंकि मान लो इस लाइन को आपने ढंग से नहीं पढ़ा और यहीं से क्वेश्चन बना दिया गया, तो आप फिर क्वेश्चन देख के यहाँ आएंगे और इसको फिर से रिपीट करेंगे आकर, उसमें ज्यादा टाइम जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए हम भी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होंगे? मांस के उपभोग में कमी लाना, मैंने अभी जो लाइन आपको अंडरलाइन की, यहाँ से क्वेश्चन बना होगा वही देख लो, क्योंकि यहाँ जो कहानी बता रहा था जीव प्रोटीन की, ये यही बता रहा था कि पशुधन क्षेत्र में ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, तो हमें, ये मनुष्यों के हाथ में है पूरी तरह, हमें अधिक से अधिक जीव प्रोटीन के उपभोग की आहार आदतों के कारण पड़ने वाले प्रभाव पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया। हम जो मांसाहार कर रहे हैं, जो मांस खा रहे हैं, उससे भी हो रहा है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए, ये लाइन वहां पर लिखी हुई है। तो मांस के उपभोग में अगर हम कमी लाएंगे तो गैस का उत्सर्जन जो है ग्रीन हाउस गैस का, वह कम होगा। तीव्र आर्थिक उदारीकरण, कहीं पर क्या उदारीकरण शब्द आया था आपको अगर ध्यान हो? मुझे तो नहीं ध्यान है, उदारीकरण का शब्द ही नहीं आया, आर्थिक उदारीकरण। अब देखो, अगर इतने ही मुझे पता है तब भी मैं तो यहाँ कट कर दूंगा, तो यहाँ कट कर दूंगा, दो यहाँ कट कर दूंगा, आंसर वैसे भी मुझे मिल गया, क्योंकि उदारीकरण तो कहीं शब्द आया ही नहीं। ठीक है, उपभोक्तावाद में कमी लाना, तो उपभोक्तावाद में तो कमी लाना ये तो लिखा ही था उसमें कहीं ना कहीं। हालांकि अगर तीसरा आपको नहीं भी पता है तब भी आप दूसरे से आंसर निकाल सकते हैं। पशुधन की आधुनिक प्रबंधन प्रक्रियाएं, ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि आधुनिक प्रबंधन, पशुधन का किस तरीके से प्रबंधन करो, ये कहीं नहीं लिखा था।
यहाँ पर ये लिखा था कि मनुष्य जीव प्रोटीन जो है ना उस पर चीजें कर सकता है, बाकी यहाँ पर कहीं नहीं लिखा प्रबंधन पशुओं का कैसे करो। फिर बताओ आसान था कि नहीं? बस आप मेरे शब्दों को देख रहे होंगे मैं कितनी धैर्यता पूर्वक पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। कोई जल्दी नहीं, जल्दी करोगे क्वेश्चन गलत होगा। चलिए, स्पीड बढ़ जाएगी जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप मुझे लगेगा कि हाँ अब आप समझने लगे हैं चीजें। पढ़ो, ये अपने आप पढ़ के अपने आप आंसर दो, पॉज करो, पढ़ो, आंसर दो, देखो क्या आप आंसर लगा पा रहे हो कि नहीं। हम जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर क्यों बने हुए हैं? अपर्याप्त प्रौद्योगिकी विकास, ये तो लिखा ही था मैंने, वहां पर आपको बताया भी था। भारत में सब कुछ है, बस प्रौद्योगिकी नहीं है। अनुसंधान विकास के लिए अपर्याप्त अपर्याप्त नीतियां, ये भी लिखा था। हम उतना लगा ही नहीं पा रहे उसमें क्योंकि हमें पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा है, ये मैंने बोला था लाइन की नहीं बोला था। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की अपर्याप्त उपलब्धता, ये अपर्याप्त उपलब्धता वैकल्पिक स्रोत जो है वह कहीं कहीं है ऐसा कि अपर्याप्त उपलब्धता है उनकी। इसीलिए हमारी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और बढ़ती जा रही है। तो इसमें आंसर सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 है, इसमें कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था कि आपको समस्या हो। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, मेन तो वही क्वेश्चन है, बाकी तो आसान है। परिच्छेद के अनुसार, आप भी पढ़िए पॉज करके, देखिए आंसर आपसे निकलता है कि नहीं, फिर तो मैं बताऊंगा ही। परिच्छेद के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना हमारे लिए किस तरह सहायक है? किस तरह सहायक है? इससे लोक स्वास्थ्य पर व्यय घटता है। अभी देखो लास्ट वाली लाइन क्या लिखा था यहाँ पे, वस्तुतः उत्सर्जन में कमी लाने के विशाल सह सुलभ हैं, जैसे अपेक्षाकृत कम वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी लाभ, उच्चतर ऊर्जा सुनिश्चित करना, अधिक रोजगार, रोजगार की भी बात कही है वहां पे। इससे लोक स्वास्थ्य पर व्यय घटता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी तो व्यय घटेगा आराम से स्वास्थ्य पर, कोई दिक्कत नहीं। पशुधन पर निर्भरता घटती है, ग्रीन हाउस में कमी लाने से पशुधन पर निर्भरता घटती है, इसका कोई रिलेशन है क्या? कि हमें सही उत्तर का चयन करना है। इससे ऊर्जा आवश्यकताएं घटती हैं। हाँ, इससे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन की दर घटती है, जलवायु परिवर्तन कम होगा अगर ग्रीन हाउस गैस में कमी आएगी तो। अगर ग्रीन हाउस गैस में कमी आएगी तो स्वास्थ्य पर व्यय कम खर्च होगा, ऊर्जा आवश्यकताओं को कम करने में सहायता मिलेगी। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? 1 3 4, बी वाला आंसर। परिच्छेद के अनुसार, अभी भी कुछ लोगों को ये लाइन समझ में नहीं आ रही होगी ऊपर वाले, परिच्छेद के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना हमारे लिए किस तरह सहायक है? अगर हम इसमें कमी लाएं तो हमें कैसे फायदा मिलेगा? अगर कमी लाएंगे तो प्रॉब्लम्स कम होंगी, स्वास्थ्य सही रहेगा। कमी लाएंगे तो ऊर्जा आवश्यकताएं घटेंगी, क्यों? अभी देखो ना सबके घर में एसी लगी हुई है क्योंकि इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर ग्रीन हाउस गैस कम होगा तो जो अंदर टेम्परेचर रुक जाता है, ये आपने जियोग्राफी में और इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, वह टेम्परेचर अंदर नहीं रुकेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो हमें चीजें कम आवश्यक होंगी एसी टाइप की, तो उससे ऊर्जा आवश्यकता घटेगी, तो जलवायु परिवर्तन की दर तो घटेगी ही घटेगी। लेकिन ग्रीन हाउस के कम होने से, ज्यादा होने से पशुधन का कोई लेना देना नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कम, अगर हम कमी आ जाए तो हमें पशुधन क्या बढ़ जाएंगे क्या घट जाएंगे, कोई लेना देना नहीं, कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। मेन क्वेश्चन तो ये होता है। अब बताओ इस परिच्छेद का सारभूत संदेश क्या है? मैंने पहले वीडियो में इसीलिए एक पॉइंट्स बताए थे कि सारभूत संदेश, क्या संदेश देना चाहता है आपको लेखक। आपने पूरा पढ़ा था, लेखक क्या संदेश देना चाहता है? हम जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर बने हुए, ये संदेश देना चाहता है वो, भैया तुम जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर हो, ये संदेश। हमें अनुसंधान विकास में निवेश करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ही ने बिगाड़ दिया खेल। करना चाहिए कि करना ही चाहिए, इतनी तेजी से उसने लिखा था क्या कहीं पे कि करना ही चाहिए? इस शब्दों का भी खेल है दोस्त।
आंसर चारों सही है। ज्यादा सटीक कौन सा सही है ये बताना है हमें। लोगों को अपनी जीवन शैली बदलनी ही चाहिए, बदलनी ही चाहिए। बात तो ये भी सही, बात तो ये भी सही, बात तो ये भी सही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यह बात सही है। उसके पूरी तरफ के इन सब चीजों का मतलब क्या था? ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना अति आवश्यक है। जैसे मैं बताऊं तो बात ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सब चारों तरफ किसके घूम रही है? इस पॉइंट्स के घूम रही है। मांसाहार कम करो, एसी कम चलाओ, ईंधन कम जलाओ, ये कम करो, वो कम करो। इन सबका अगर देखा जाए तो क्यों क्यों क्यों, तो इस लाइन की वजह से। तो सबसे इम्पोर्टेंट संदेश है बी। बाकी सही तो तीनों हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बी वाला। अब आप बताओ, ये चार क्वेश्चन आपने किए, कौन सा क्वेश्चन टफ लगा आपको? नहीं लगा होगा। अब कुछ लोग कहेंगे तो बहुत सरल है, छोड़ दो, अब क्यों देखें वीडियो। हाँ, मुझे पता है, कोई बात नहीं, फिर 2 महीने बाद आना। भाई मैं बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। मैं इसीलिए 30 मिनट रोज चला रहा हूँ। मैं चाहता संडे सैटरडे चला सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि आप नहीं पढ़ोगे। ऐसे 30 मिनट रोज चाय पीते टाइम देख सकते हो। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, फिर धैर्य पूर्वक गहरी सांस लो, नया परिच्छेद पढ़ते हैं। हिमालय का पारितंत्र। हिमालय की बात हो रही है। आपके दिमाग में चीजें घूमती रहनी चाहिए कि क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ठीक है। हिमालय का पारितंत्र भूवैज्ञानिक कारणों और जनसंख्या के बढ़े हुए बोझ, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और अन्य संबंधित चुनौतियों से जन्य दबाव के कारण क्षति के प्रति अत्यंत सुवेद्य है। सुवेद्यता के ये पहलू जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण उत्तेजित हो सकते हैं बोला है, हो गए हैं नहीं बोला। हर एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। यह संभव है कि जलवायु परिवर्तन हिमालय के पारितंत्र पर बढ़े हुए तापमान, परिवर्तित वर्षण प्रतिरूप, अनावृष्टि की घटनाओं और जीवीय प्रभावों के माध्यम से प्रतिकूल प्रभाव डालें। यह न केवल उच्च भूमियों में रहने वाले देशज समुदायों के पूरे निर्वाह पर, बल्कि सारे देश में, सारे देश की बात कर रहा है, सारे देश में और उसके परे अनुप्रवाह क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के जीवन पर भी असर डालेगा। इसलिए हिमालय के पारितंत्र की धारणीयता बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। तत्काल शब्द का प्रयोग किया उसने। इसके लिए सभी निरूपक प्रणालियों के संरक्षण के लिए सचेत प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। आगे इस पर बल देने की आवश्यकता है कि सीमित व्याप्ति वाले और बहुधा विशेषीकृत आवासीय आवश्यकताओं वाले विशेष क्षेत्रीय घटक सर्वाधिक सुभेद्य घटकों में से हैं। इस संदर्भ में हिमालय का जैव विविधता वाला तप्त स्थल, जो विशेष क्षेत्रीय जैव विविधता से संपन्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य है। विविधता की भी बात कर ली उसने। इसके खतरों में आनुवांशिक संसाधनों और जातीय आवासों का संभावित क्षय और सहगामी रूप से पारितंत्र के लाभों में कमी का आना शामिल है। पारितंत्र की भी बात कर ली कि उसमें भी कमी आएगी। इसलिए इस क्षेत्र के लिए संरक्षण योजनाएं बनाते समय निरूपक पारितंत्रों, आवासों में विशेष क्षेत्रीय घटकों के संरक्षण का अत्यंत महत्व हो जाता है। उपयुक्त को हासिल करने की दिशा में हमें समकालीन संरक्षण उपागमों की ओर ध्यान अंतरित करना होगा, जिसमें संरक्षित क्षेत्र प्रणालियों के बीच दृश्य भूमि स्तर की अंतर संयोजकता का प्रतिमान शामिल है। यह संकल्पना जाति आवास पर ध्यान केंद्रित करने की, जैव भौगोलिक परास को विस्तारित करने पर समावेशी ध्यान संकेंद्रण करने का पक्ष समर्थन करती है। यह संकल्पना क्या करती है? जाति आवास पर ध्यान केंद्रित करने की जगह पर, इसकी जगह पर जैव भौगोलिक परास को विस्तारित करने पर समावेशी ध्यान संकेंद्रण करने का पक्ष समर्थन करती है, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक समंजन सीमित हुए बिना आगे बढ़ सके। तो जाति आवास पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय जैव भौगोलिक परास को विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बना होगा, ये मुझे पता है। ठीक है, आओ आंसर और क्वेश्चन पे चलते हैं। 26
आप पढ़िए, आंसर सोचिए। परिच्छेद के अनुसार पारितंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव स्वरूप, पारितंत्र की बात हुई थी, मैंने बोला था आपसे, इसके वनस्पति जात और प्राणी जात में से कुछ का स्थायी विलोपन हो सकता है। तो कुछ का तो हो ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको बताया भी जाता है कुछ का अगर आएगा तो जनरली सही होंगी चीजें, ठीक है। कुछ का तो हो ही सकता है, ठीक है। स्वयं पारितंत्र का स्थायी विलोपन हो सकता है, स्वयं पारितंत्र का स्थायी विलोपन ही हो जाएगा, पारितंत्र का विलोपन ही हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है पूरे पारितंत्र का विलोपन हो जाए? तो आपको भी पता है दूसरा तो नहीं होगा, पहला ही केवल सही होगा। मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये महसूस हो सके कि बेटा इतना टफ नहीं है, इतना बोला जाता है। हमारी गलती है कि हमें मार्च में सोकर उठते हैं कि भैया सी सेट भी है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, 27। आप देख लो, पढ़ लो थोड़ा सा 27 को। निम्नलिखित में से किस एक कथन का सबसे सटीक निहितार्थ, कल मैंने बोला था परसों वाली क्लास में, पहली क्लास में, निहितार्थ क्या होता है, ठीक है। निहितार्थ का मतलब इन्फरेंस, मैंने वहां इन्फरेंस शब्द का प्रयोग किया होगा। यहाँ देख लेते इन्फरेंस लिखा है या दूसरा कुछ है। यहाँ देखो इम्प्लाइज लिखा है, इन्फरेंस भी अंतर निहितार्थ होता है, इम्प्लाइज भी निहितार्थ होता है। तभी मैंने बोला है कि आप इंग्लिश का भी ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इम्प्लाइज, वो तो सही सकते हैं बहुत, लेकिन उसमें से बेस्ट कौन सा है, सबसे सटीक। निहितार्थ यह है कि समकालीन संरक्षण उपागम की ओर ध्यान अंतरित करने की आवश्यकता है। क्या है सही? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हिमालय के पारेतंत्र पर दबाव डालता है, ये सबसे सटीक निहितार्थ है क्या? जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षण प्रतिरूपों में बदलाव, अनावृष्टि की घटनाएं और जीवी हस्तक्षेप होता है, सही चारों हैं, सबसे सटीक पूछा गया है। समृद्ध जैव विविधता, जिसमें विशेष क्षेत्रीय विविधता शामिल है, हिमालय क्षेत्र को एक जैव विविधता तल बनाता है। हिमालय के जैव भौगोलिक क्षेत्र को इस तरह समर्थ बनाना चाहिए कि वह अबाध रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनता रहे। अब आप बताओ सबसे सटीक निहितार्थ क्या हो सकता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कथन का सबसे सटीक निहितार्थ यह है कि समकालीन संरक्षण उपागम की ओर ध्यान अंतरित करने की आवश्यकता है? यहाँ पे आवश्यकता पूछा है, कारण होता तो क्वेश्चन अलग होता, कारण होता यहाँ पे आवश्यकता की जगह तो क्वेश्चन अलग होता। शब्दों का ही खेल है, आवश्यकता है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, चारों सही लग रहे होंगे, वह है डी आंसर। क्यों? क्योंकि आवश्यकता, हिमालय के जैव भौगोलिक क्षेत्र को इस तरह समर्थ बनाना चाहिए कि वह अबाध रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनता रहे, यही आवश्यकता है। ये सब कारण है तीनों, कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हिमालय के पारितंत्र पर दबाव डालता है, हाँ ये एक कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षण प्रतिरूपों में बदलाव होगा, ऐसी घटनाएं होंगे, हाँ होगा, ये कारण है उन सब का। समृद्ध जैव विविधता, विशेष क्षेत्रीय विविधता शामिल है, जैव विविधता तब स्थल बनता जा रहा है क्योंकि ऐसा हो रहा है। लेकिन हमें ये काम करना चाहिए कि जैव भौगोलिक क्षेत्र को ऐसा बनाओ कि वह जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल रहे, आवश्यकता ये है। इस क्वेश्चन में पहली बार आपकी मुंडी घूमी होगी, इतने क्वेश्चन हम लोग कल से लगा रहे हैं, पहली बार आपका दिमाग लगा होगा कि हाँ कुछ तो बढ़िया है।
आ जाइए 28 पे चलते हैं। उसी परिच्छेद पे देखो 4 क्वेश्चन है, तो इसलिए धीमे-धीमे पढ़ने से दिक्कत नहीं होती है। इस परिच्छेद द्वारा क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है? अब देखो संदेश पूछा है, फिर चारों सही हो सकते हैं, लेकिन संदेश क्या है सबसे सटीक ये आपको बताना है। विशेष क्षेत्रीयता हिमालयी क्षेत्र की लाक्षणिक विशेषता है। क्या ये संदेश देना चाह रहा है? हिमालय क्षेत्र के बारे में बताना चाह रहा है उसकी विशेषता। संरक्षण प्रयासों का बल कतिपय जातियों या आवासों के स्थान पर जैव भौगोलिक परासों पर होना चाहिए। अभी फिर ले चलेंगे पैसेज में, बताएंगे कहाँ कॉपी पेस्ट। जलवायु परिवर्तन का हिमालय के पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। हिमालय के पारितंत्र के अभाव में उच्च भूमियों और अनुप्रवाह क्षेत्रों के समुदायों के जीवन का कोई धारण आधार नहीं होगा। इसका बी वाला आंसर सही है। क्यों, आइए दिखाते हैं। जैव भौगोलिक परास पर होना चाहिए। यहाँ देखो हमने यहाँ पे जो लिखा था, हमें पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन बने रहा है, क्योंकि आप इतनी बार प्रैक्टिस करो ना, आपको समझ में आ जाए पैराग्राफ में यहाँ से क्वेश्चन बना होगा। जाति आवास पर ध्यान केंद्रित करने की जगह जैव भौगोलिक परास को विस्तारित करने पर समावेशी ध्यान संकेंद्रित करने का पक्ष समर्थन करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक समांजन सीमित हुए बिना आगे बढ़ सके। तो इस पर वो ध्यान केंद्रित करवाना चाह रहा है आपसे। तो क्या बता रहा है? जैव भौगोलिक परासों पर होना चाहिए प्रयास। सीधे सीधे वहीं से कॉपी पेस्ट हुआ है देखो। लेकिन जब आप 2-3 क्वेश्चन लगा के यहाँ पहुंचते हो ना, तो आधी पैसेज को भूल जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ पैसेज ध्यान से पढ़ो, समझते हुए याद करते हुए, कि हाँ याद रहे जब मैं क्वेश्चन करूँ तब। 29 पे आइए। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। अब देखो मैंने उस दिन बताया था पूर्व धारणाएं, एजम्पशन, इसीलिए मैंने उस दिन 1 घंटे की 45 मिनट की क्लास में सब कुछ बता दिया था। अब केवल हमें पैसेज पढ़ने हैं, आंसर लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, समझते चलना है धैर्यतापूर्वक। तो पूर्व धारणाएं क्या बनाई गई होंगी? पैसेज से लिखने पहले दिमाग में क्या चल रहा होगा लेखक के, अब उसके दिमाग में आपको पूछना है। चलिए, प्राकृतिक पारितंत्र बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का पूरी तरह परिहार किया जाना चाहिए। तो आपको लगता है ये कहीं था कि पूरी तरह परिहार? पूरी तरह, पहले वर्ड आप समझो, पूरी तरह। एक्सट्रीम आएगा तो आपको रुकना है, गलत हो सकता है, 99% गलत होता है। पारितंत्र को न केवल मानवोद्भविक बल्कि प्राकृतिक कारण भी प्रतिकूलता प्रभावित कर सकते हैं। तो ये आपको कैसा स्टेटमेंट लग सकता है? पारितंत्र को मानव ही नहीं, प्राकृतिक कारण भी प्रभावित कर सकते हैं। तो आप देखो ना, मनुष्य की वजह से नहीं, प्रकृति की वजह से भी चीजें खराब हो रही है ना। ये तो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है। विशेष क्षेत्रीय विविधता के क्षय से पारितंत्र का विलोपन होता है। विशेष क्षेत्रीय विविधता के क्षय से, विशेष क्षेत्रीय विविधता के क्षय से पारितंत्र का विलोपन होता है। आपको लगता है कि विविधता का अगर क्षय हो रहा है तो पारितंत्र का ही विलोपन हो जाएगा? मैं आपसे ही पूछता हूँ हर बार, इसीलिए मैं नहीं आंसर देना चाहता, मैं चाहता हूँ आप खुद बताओ। सर, आपको पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो आपको पता है ये आंसर तो एग्जैक्ट सही है। कि पहला क्यों गलत है? पूरी तरह परिहार किया जाना, पूरी तरह तो मतलब एक्सट्रीम हो गया। तीसरे में क्या है? विशेष क्षेत्रीय विविधता के क्षय से कार्यतंत्र का विलोपन होता है। तो ये भी थोड़ा सा अलग हो गया ना, विलोपन हो जाता है। तो न पहला सही है न तीसरा सही है। सही क्या है? दूसरा, कि पारितंत्र को न केवल मानव बल्कि प्राकृतिक कारण भी प्रभावित कर रहे हैं। लाइक, कमेंट, शेयर और एक हाइप वाला है। कल भी लोगों ने हाइप का बटन दबा दिया, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट नहीं कर रहे हो, आप नहीं बता रहे कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं, आप नहीं बता रहे कि आपको समझ में आ रही है चीजें कि नहीं। ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद फिर हमारी गलती मत दीजिएगा। एक बार तो बताओ कि समझ में आ रहा है सर, एक बार तो बताओ हम मजा आ रहा है, एक बार तो बताओ चीजें हाँ कुछ तो पल्ले पड़ रही हैं। हमें भी तो पता चले कि मैं कुछ
फीडबैक दोगे तब उसमें सुधार भी हो सकता है ना। जैसी चीजें चल रही होती हैं उस वैसी नहीं चलती हैं, धीरे धीरे और सुधरती जाती हैं। आपकी फीडबैक मिलने से चीजें सुधरेंगी। आप बताओ स्लो चलना है, तेज चलना है, आप फीडबैक दोगे तो सुधार होगा। और जो पहली क्लास होती है ना, जो अंतिम क्लास होती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि चीजें सुधरती जाती हैं। मैं भी अपनी वीडियो देखता हूँ बात को, फिर मुझे लगता है अच्छा अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। तो आप ये देखिएगा कि समय के साथ चीजें और बेहतर होती जाएंगी। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। 10 बजे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप 10 बजे वाला वीडियो अवश्य देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।